नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक का छठा भाग, 6 भाग पढ़ेंगे अपन डी ब्लॉक का, पार्ट नंबर 6। उसमें अपन पढ़ेंगे संकुल बनाने की प्रवृत्ति। हाँ बेटा, अक्सर देखो क्या होता है, आप सारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो। एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री एक ऐसे लग रहा है, डर सा लग रहा है भाई, केमिस्ट्री कितने कैसे याद होगी, किस प्रकार से होगी। आपसे मैं विनती करके इतना कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक कंटिन्यू देखें। दूसरा, कॉपी और पेन साथ में रखें, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाते जाइए। मैं यहाँ स्क्रीन पर जो भी लिख रहा हूँ, आपके सामने बोर्ड पे जो भी लिख रहा हूँ, वो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। फिर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको मेरे को कमेंट कर सकते हो। जो भी दिक्कत आएगी मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट को सॉल्यूशन करके दूंगा। लेकिन आप पढ़ते रहिए साथ साथ में। ये भी मत सोचना कि कई लोग ये कहते हैं कि साहब केमिस्ट्री को छोड़ देंगे, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन है, 40 कितने 80 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 40। आप 40 क्वेश्चन को साइड में रख दोगे तो संभव नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा ये इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको केमिस्ट्री में जो दिक्कत है वो सॉल्यूशन कर सकता हूँ, उसका समाधान कर सकता हूँ। मैं यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ा दी गई और उसमें जो मैंने पढ़ाई उसमें कोई दिक्कत आए तो आपको मेरे को कमेंट में जा करके कमेंट कर दो, उसका सॉल्यूशन मैं सोल्व कर दूंगा। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं संकुल बनाने की प्रवृत्ति। देखो, संक्रमण तत्वों में एक अच्छा विशेष गुण पाया जाता है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति। अब संक्रमण कौन कौन से, पहला पॉइंट आता है देखो इसमें कि संक्रमण तत्व हो सकते हैं, संक्रमण आयन हो सकते हैं, वह उनके यौगिक हो सकते हैं, उनके यौगिक। संक्रमण तत्व आयन व उनके यौगिक में संकुल बनाने की, संकुल को जानते, कॉम्प्लेक्स, संकुल बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना, सभी तत्वों में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ए ब्लॉक, उनमें से सबसे अधिक संकुल बनाने की प्रवृत्ति किसमें होती है? डी ब्लॉक के तत्वों में। और संक्रमण तत्व हो सकते हैं, चाहे उसके आयन हो सकते हैं और उनके यौगिक हो सकते हैं, उनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। संकुल जानते हो ना, जैसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कोबाल्ट, H2O, जटिल यौगिक कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? जटिल यौगिक कह सकते हैं। संकुल यौगिक या जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलो, प्रवृत्ति तो पाई जाती है, चलो ये तो इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पाई क्यों जाती है ये तो बता सकते हैं अपन। भाई, इसमें संक्रमण तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई तो जाती है, ठीक है, लेकिन पाई जाने का क्या कारण है, क्या रीजन है? उसका पहला रीजन देखो, आकार छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है? छोटा। संक्रमण तत्व आयन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा, आवेश, धनावेश जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि ये अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, +2 +4 +5 6 7 तक दर्शाता है। तो आवेश इनका क्या होता है? उच्च होता है। तीसरा, 4s व 3d कक्षक क्या होते हैं? रिक्त पाए जाते हैं। रिक्त के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और ये क्या करता है? संकुल यौगिक प्राप्त कर लेते हैं, रिक्त कक्षक पाए जाते हैं। और चौथा पॉइंट अपना है क्या? ये परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। मतलब 4 कारण से, आकार छोटा होता है, आवेश उच्च होता है, 4s और 3d कक्षक क्या होते हैं? रिक्त होते हैं, और परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था के कारण ये संक्रमण तत्व आयन और उनके यौगिक है वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन ये आएगा कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ऑप्शन में चारों में से ये आएगा कि इनका आकार छोटा और आवेश उच्च होता है, 4s कक्षक और 3d कक्षक रिक्त होते हैं, और परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है। और चौथे ऑप्शन में आएगा उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। लेकिन वहां देख तो लेना भाई, पूछा क्या गया है ना, संक्रमण तत्व के बारे में पूछा गया है। तो यहां तक कोई दिक्कत आई? इसके बाद में चलते अपन, अगला आता है उत्प्रेरकीय गुण। अगला जो पॉइंट आता है आपका आता है उत्प्रेरकीय
के गुण। उत्प्रेरकीय गुण की बात करें, देखो चाहे संक्रमण तत्व हो, कोई बात आएगी वापस, संक्रमण चाहे तत्व हो, चाहे आयन हो, और उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्प्रेरक के गुण पढ़ रहे हैं। संक्रमण तत्व, आयन और उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक होते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन होते क्यों है, किस कारण से होते हैं, उसका कारण क्या देखो, तो लगभग वही कारण आएंगे। पहला नंबर 1, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा वही 4s कक्षक, 4s व 3d कक्षक रिक्त होते हैं, ठीक है। तीसरा ये हो गया आपका परिवर्तनशील, दूसरा पहला हो गया परिवर्तनशील ऑक्सीजन दर्शाते हैं, 4s कक्षक 3d कक्षक क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। और इसके अलावा देखो इसमें सतही क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। इस कारण सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अधिक से अधिक अपने ऊपर क्रियाकारक क्या करेंगे, अधिशोषित करके आसानी से उसको उत्प्रेरित कर देते हैं। तो 3 कारणों की वजह से संक्रमण तत्वों में या उनके आयनों में या उनके यौगिकों में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है या अच्छे उत्प्रेरकीय गुण होता है। क्यों होता है, इसका कारण आपके मैं सामने लेके आ गया कि परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, 4s कक्षक व 3d कक्षक रिक्त होते हैं और सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। अब मैं इनके एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे कभी भी एल्कीन जानते हो, एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाए, एल्कीन का यदि हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। हाइड्रोजनीकरण का हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे H2, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और सिंगल बॉन्ड। तो इसमें उत्प्रेरक आता है Pt, निकिल और प्लेटिनम। यहाँ Pt भी डी ब्लॉक का है, निकिल भी डी ब्लॉक का है, प्लेटिनम भी डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक के तत्व हो गए। इसी प्रकार N2 + 3H2 मिलकर के 2NH3 बनाते हैं। तो इसमें F भी उत्प्रेरक है और मोलिब्डेनम ये दोनों ही क्या है, डी ब्लॉक के हैं। तो डी ब्लॉक में उत्प्रेरकीय गुण पाए जाने का कारण है कि परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है, 4s कक्षक और 3d कक्षक रिक्त होते हैं, सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसको बोलते हैं अमोनिया, बोलते हैं इसको, बोलते हैं अमोनिया की हेबर विधि, अमोनिया की हेबर विधि। देखो वैसे इस क्वेश्चन का क्या है, देखो ऐसे इस विधि का नाम है हेबर विधि, लेकिन मैंने इसको क्या लिख रखा है, अमोनिया की हेबर विधि। मतलब अमोनिया की हेबर विधि पढ़ोगे बार बार तो आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया का निर्माण कौन सी विधि में होता है, हेबर विधि में। तो अमोनिया की हेबर विधि याद रख लेना। दूसरा आपने नाम सुना होगा वनस्पति तेल, जिसको अपन ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं बताओ, डालडा बोलते हैं, है ना। वनस्पति तेल से, सॉरी ये तो वनस्पति तेल है, अब जो बनेगा वो होगा डालडा, वनस्पति घी। ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा आता है, आपका निकिल उत्प्रेरक आता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हो गए। एक आपका हो रहा था SO2 को SO3 में परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ उत्प्रेरक आता है V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो ये आपके सारे किसके हैं, डी ब्लॉक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, सॉरी डी ब्लॉक के एग्जाम्पल है, उत्प्रेरक के गुण के एग्जाम्पल है। उत्प्रेरक के गुण में है तो यहाँ एल्कीन से एल्कीन बनेगा, तो यहाँ उत्प्रेरक क्या आएगा,
निकिल आ गया, पीटी आ गया, पीडी आ गया। इसी प्रकार N2 और S2 मिलकर के NH3 बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, तो उसमें उत्प्रेरक आता है Ap और मोलिब्डेनम, ये दोनों डी ब्लॉक हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाओगे तो यहाँ निकिल उत्प्रेरक काम आएगा, तो निकिल यहाँ डी ब्लॉक है। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक काम आता है। तो ये हो गया आपका उत्प्रेरक के गुण। अब अपन पढ़ेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु का निर्माण। देखो, संक्रमण तत्व मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। निर्माण तो करते हैं, चलो ठीक है। मिश्र धातु जानते हो, अलग अलग धातुओं को मिलाकर के एक जो नई धातु बनाते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं, मिक्स करते हैं उसको, ठीक है। तो मिश्र धातु बनाते क्यों है? संक्रमण तत्वों का परमाणुीय आकार लगभग समान होता है। लगभग क्या होता है? समान। तो दोनों का आकार लगभग समान है, तो इनको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? मिश्रित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से अपन मिश्रित कर सकते हैं। कैसे? दाल में बारीक कंकड़ पत्थर तो आप मिला सकते हो, तो वो तो मिक्स कर सकते हो, लेकिन दाल में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर थोड़ी मिला सकते हो। क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि दाल का आकार छोटा होता है, कंकड़ पत्थरों का आकार बड़ा हो गया। तो मिलावट तभी हो सकती है जब उनका आकार क्या हो? लगभग समान हो, तो मिलावट होगी। वही मिश्र धातु मिलावट ही तो है। तो मिलावट कब कर सकते हो? मिलावट क्यों करते हैं? संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार लगभग समान होता है, तो इसको आसानी से अपन मिक्स करके मिश्रित धातु बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मिश्रित धातु का एग्जाम्पल बताओ। जैसे आ गया पीतल आ गया। अब आप कई बार क्या करते हो? पीतल, तो इस पीतल को याद रख लो पिताजी। पीतल से याद रखो पिताजी। पी फॉर पीतल। पीतल कैसे बनती है? ता फॉर तांबा। तांबा का मतलब कॉपर। जी फॉर जिंक। जब जिंको और कॉपर दोनों को, जिंक और तांबा, या जिंक को कहते हैं जस्ता, जस्ता और तांबा दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? पी, पी फॉर पीतल बन जाएगा। तो याद हो गया पिताजी। और बड़ी याद रखना। इसी प्रकार कांसा। कांसा में देखो काप और कॉपर और साफ और SN, टिन। कॉपर और टिन दोनों को मिला दोगे तो ये हो गया आपका कांसा। एक और आता है जिसको बोलते हैं सिक्का धातु। सिक्का धातु में आता है कॉपर, जिंक और साथ में Au। ये जो धातु होती है, ये मिक्स धातु होती है, उसको बोलते हैं सिक्का धातु बोलते हैं। तो ये मिश्रित धातुओं का निर्माण करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण करने का कारण है कि संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार लगभग समान होता है, और उसमें एग्जाम्पल होता है पीतल, दूसरा एग्जाम्पल होता है कांसा, और इसका एक आ गया सिक्का धातु। सिक्का धातु में होता है कॉपर, जिंक और गोल्ड। ठीक है, ये मिला करके। अब अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं अंतराकोशीय यौगिक। अब अपन बेटा पढ़ते हैं अंतराकोशीय यौगिक। देखो, संक्रमण तत्वों में अंतराकोशीय यौगिक बनाने की गुण पाया जाता है, प्रवृत्ति भी पाई जाती है, गुण भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका परमाणु आकार लगभग समान है, और जब इनका परमाणु आकार लगभग समान है तो इन परमाणु आकार के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनके रिक्त स्थान पाया जाता है, और इस रिक्त स्थान को कहते हैं अंतराकोश। क्या कहते हैं? अंतराकोश। रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराकोश। और जब इस रिक्त स्थान में, अंतराकोश में कोई छोटे आकार के कार्बन है, बोरोन है और हाइड्रोजन, CBH बोल देना,
कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन। ये छोटे आकार के यदि अणु इसमें भर दिए जाए बीच बीच में, इन अंतराकोश में भर दिया जाए, तो इस प्रकार के यौगिक को कौन सी यौगिक कहते हैं? अंतराकोशी यौगिक कहते हैं। दोबारा सुन लो, संक्रमण तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान होता है तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं अंतराकोश। और जब इन अंतराकोश में छोटे आकार के कार्बन है, बोरोन है या हाइड्रोजन को इसमें भर दिया जाए तो ऐसे यौगिक को अंतराकोशी यौगिक कहते हैं। और प्यारे बच्चों, अंतराकोशी यौगिक के कारण इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, तनन क्षमता नहीं, इसकी कठोरता भी क्या होगी? कठोरता भी उच्च होगी। विद्युत चालकता बढ़ेगी, इनकी चालकता भी बढ़ती है, चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी, कठोरता भी बढ़ेगी, गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो ये यौगिक होते हैं अंतराकोशी यौगिक। ठीक है, जैसे लोहे की एक तो शुद्ध लोहा है और एक पिटा हुआ लोहा है, जो पिटवा लोहा कहते हैं या कच्चा लोहा कहते हैं या कठोर लोहा कह सकते हैं। उसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी वो अंतराकोशी यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अब बात करते हैं अपन घनत्व है। घनत्व की बात करें, डी ब्लॉक में घनत्व देखो, डी ब्लॉक में घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक घनत्व होता है इरिडियम का। वैसे बेटा एक ध्यान रखना, आवर्त सारणी में भी सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? इरिडियम का होता है। कितना होता है? 22.61 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 22.61 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? इरिडियम का। आवर्त सारणी की पूछे तो सबसे कम घनत्व है लिथियम का। सबसे कम घनत्व लिथियम का, सबसे अधिक किसका? इरिडियम का। डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में सबसे कम घनत्व है वो होता है स्केडियम का। डी ब्लॉक में सबसे कम घनत्व है तब तो स्केडियम आएगा। कितना होता है? 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यदि आवर्त सारणी में आए तब तो आएगा लिथियम। इसके बाद में आता है गलनांक व क्वथनांक। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, स्केडियम से क्रोमियम तक बढ़ते हैं। गलनांक और क्वथनांक स्केडियम से क्रोमियम तक क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और फिर क्या होते हैं बेटा? घटते हैं। फिर इसके मैग्नीज के बाद में कॉपर जिंक तक घटते हैं। जिंक है, कैडमियम है और मरकरी, इसे कहते हैं असंक्रमण तत्व है। इनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाष्पशील अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं, वाष्पशील धात्विक अवस्था में होती है, इसलिए इसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। अब अगला अपना टॉपिक क्या आता है? अपचायिक गुण। संक्रमण तत्व अच्छे अपचायिक नहीं होते हैं। अच्छे अपचायिक नहीं होते हैं। नहीं होने का कारण क्या है? इनकी वाष्पन ऊर्जा अधिक होती है, इनमें आयनन ऊर्जा अधिक होती है, इनमें जलयोजन ऊर्जा कम होती है। अच्छे अपचायिक नहीं होने के कारण क्या है कि वाष्पन ऊर्जा अधिक होती है, आयनन ऊर्जा अधिक होती है और जलयोजन ऊर्जा का मान प्यारे बच्चों कम होता है। अब आता है क्रियाशीलता। क्या आती है? क्रियाशीलता। डी ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता कम होती है। और उसका कारण यही है कि इनकी वाष्पन ऊर्जा अधिक, आयनन ऊर्जा अधिक और जलयोजन ऊर्जा कम होती है। यही इनके कारण है। ठीक है, क्रियाशीलता कम होने का कारण यही है। इसके बाद में विशेष लक्षण देखो, ये विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय में इस पे चोट मारोगे, सबसे अधिक आघात वर्धनीय आपको पता है गोल्ड होता है। सबसे आघात वर्धनीय क्या होता है? गोल्ड। और तन्य भी क्या होता है? गोल्ड ही होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो एजी। एजी सबसे अच्छा सुचालक होता है। एजी में विद्युत की सबसे अधिक धारा बहती, ध्यान रखना, सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। एजी का ऑक्सीजन प्लस का 1 प्लस का 2 होता है। एयू की बात करें तो इसका प्लस का 1 और प्लस का 3 होता है। एयू में धातु देखो, एयू का मतलब जानते हो? सोना, गोल्ड। और गोल्ड का क्या है? धातुओं का राजा कहते हैं इसे। और ये प्यारे बच्चों किस में विलय होता है? एजी में विलय होता है। और उत्कर्ष धातु किसे कहते हैं जानते हो? उत्कर्ष धातु, ये अक्रियाशील धातु, ये है आपका एयू। एक तो हो गया एयू जिसको कहते हैं गोल्ड, और एक हो गया प्लेटिनम। ये आपकी अक्रियाशील धातुएं हैं, सामान्य ताप दाब प्रक्रिया नहीं करती, तो अक्रियाशील धातुएं हैं। इसी के साथ आपका डी ब्लॉक टॉपिक पूरा समाप्त है।
फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना।